ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब विजया ने रोहित से कहा कि अनिका बिल्कुल सेफ थी, तब रोहित ने चैन की सांस ली। रोहित देख पा रहा था कि विजया काफी बेचैन लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहित से कुछ कहना चाह रही थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रोहित ने विजया से कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों के मैसेज का इंतजार करूंगा, मगर तुम भी अनिका को कह देना कि मैं अपने आदमियों के साथ अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विजया ने टेबल पर रखी सब्जियों को एक एक करके छांटना शुरू कर दिया और रोहित की बातों के जवाब में हाँ में अपना सिर हिला दिया। रोहित देख पा रहा था कि विजया अपना मैसेज देने के बावजूद वहां से जा नहीं रही थी। जरूर कोई ऐसी बात थी जो विजया रोहित को बताना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहित को वो बात कैसे कहे। रोहित ने विजया से पूछा, क्या तुम किसी टेंशन में हो? क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? रोहित की बात सुनने के बाद विजया ने ना में अपना सर हिला दिया। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि अगर विजया का काम पूरा हो गया था तो वो जल्द से जल्द वापस क्यों नहीं लौट रही थी, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर एक जगह पर खड़ी रहती है तो हो सकता है कि क्रिस्टोफर के आदमियों को विजया पर शक हो जाए, और ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। तभी विजया ने अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, सर, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आपको वो बात बतानी भी चाहिए या नहीं। रोहित ने तुरंत वहां यहाँ देखते हुए विजया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, अगर वो बात अलेक्जेंडर और अनिका से जुड़ी है तो तुम्हें जरूर मुझे बतानी चाहिए। विजया ने रोहित की बात सुनने के बाद एक लंबी सांस छोड़ी और रोहित से कहा, सर, मैंने उस बिल्डिंग में एक ऐसी बात सुनी जिसे सुनने के बाद मैं काफी डिस्टर्ब हो गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यह बात सुनकर कैसा लगेगा, मगर मुझे लगता है कि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। विजया ने यहाँ वहाँ देखकर कंफर्म कर लिया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसके बाद एक छोटी सी प्लास्टिक की बैग में सब्जी रखते हुए विजया ने रोहित से कहा, सर, मैंने मैडम और क्रिस्टोफर को आपस में बातें करते सुना था। क्रिस्टोफर ने मैडम को धमकी दी थी कि अगर मैडम अलेक्जेंडर की जान बचाना चाहती हैं तो मैडम को क्रिस्टोफर के बच्चे की माँ बनना होगा, तभी क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर बाबा को छोड़ेगा। विजया की यह बात सुनते ही रोहित ने गुस्से से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। रोहित ने अपने हाथों में एक बड़ी सी लौकी पकड़ रखी थी। रोहित ने इतनी जोर से अपनी मुठिया कसी कि वो लौकी रोहित के हाथ में ही टूट गई। रोहित के चेहरे पर गुस्सा देखकर विजया काफी घबराई हुई लग रही थी। विजया ने रोहित को शांत करने के लिए तुरंत रोहित से कहा, मगर सर, आप घबराइए नहीं, मैडम कमजोर नहीं है। मैडम भी काफी डटकर क्रिस्टोफर का सामना कर रही हैं। मैडम ने क्रिस्टोफर की शर्त मानने से मना कर दिया है। विजया की ये बात सुनते ही रोहित के चेहरे का गुस्सा कुछ कंट्रोल होता हुआ नजर आने लगा, मगर रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर काफी खतरनाक इंसान था। अनिका ने अभी तो अपने आप को क्रिस्टोफर से बचा कर रखा था, मगर रोहित नहीं जानता था कि कितनी देर तक अनिका बिना किसी सहारे के अकेले क्रिस्टोफर का मुकाबला कर सकती थी। मगर रोहित यह भी जानता था कि अगर अनिका ने रोहित और उसके आदमियों को अटैक करने से रोक रखा था तो इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। इसलिए अपने सामने खड़े विजया के हाथ में सब्जी की एक थैली पकड़ाते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और अनिका पर नजर रखो। उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुरंत मुझ तक मैसेज पहुंचाना। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। रोहित के हाथ में झूठ मूठ कुछ पैसे थमाकर विजया वहां से चली गई। विजया के जाते ही ट्रक के पीछे से चिराग मेहता और अब्दुल आम सब्जी वालों के भेष में बाहर निकले और रोहित के पास आकर धीमी आवाज में कहने लगे, बॉस, अब क्या करना है? क्या हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए? खासकर अब्दुल की आंखों में काफी जुनून नजर आ रहा था। अब्दुल ने अपनी दोनों मुठियां कसते हुए रोहित से कहा, बॉस, भाभी वहां पर अकेली उस शैतान का सामना कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि हमें उन बदमाशों के अड्डे पर अटैक कर देना चाहिए। हमारे सारे आदमी भी तैयार हैं। हमारी पूरी फौज अगर मिलकर क्रिस्टोफर के अड्डे पर हमला करेगी तो मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होगी, मगर भाभी को ज्यादा देर तक उस शैतान का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
पता नहीं वो पागल सरफिरा कब किस वक्त क्या कर बैठे। अब्दुल काफी गुस्से में आकर ये सारी बातें कर रहा था, मगर अब्दुल की बातों का रोहित पर उल्टा असर हो रहा था। रोहित के चेहरे पर अनिका के लिए चिंता बढ़ने लगी थी। जब चिराग ने रोहित के चेहरे पर परेशानी नोटिस की तो चिराग ने अपनी आंखों के इशारे से अब्दुल को बोलने से रोक लिया और अपने बॉस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बॉस, मुझे नहीं लगता कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम उठाना चाहिए। अगर अनिका मैडम ने कहा है कि उनके इशारे से पहले हमें अटैक नहीं करना, तो जरूर उन्होंने कुछ सोच समझकर कहा होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम को, और फिर बिज्जा भी काफ़ी होशियार लड़की है। कुछ दिनों की बात है, आई एम श्योर मैडम वहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। और रही बात यहाँ की, तो हमारे आदमी पूरी तरह से रेडी हैं। मैडम का इशारा मिलते ही हम बिना वक्त गंवाए उनके अड्डे पर अटैक कर देंगे। रोहित को चिराग की बातें काफ़ी लॉजिकल लग रही थी। हालांकि रोहित के मन में अनिका के लिए चिंता बढ़ रही थी, मगर वह जानता था कि अनिका काफ़ी समझदार थी। क्रिस्टोफर से लड़ने के लिए अनिका ने भी कोई तरकीब जरूर सोच रखी होगी। बड़ी ही सावधानी से बिज्जा उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंची जहां क्रिस्टोफर ने अनिका को बंदी बनाकर रखा था। उस पुराने से दिखने वाले अंडर कंस्ट्रक्शन मकान के अंदर दाखिल होने के बाद बिज्जा बड़ी ही सावधानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। जब उसे इस बात का पूरी तरह से यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा करते हुए नहीं आया था, तब उसने राहत की सांस ली। बाजार से सब्जी और बाकी सामान जो बिज्जा ने खरीदा था वो कितना भारी था, इस बात का एहसास बिज्जा को अब जाकर हुआ था। पूरे रास्ते में डर और सावधानी दोनों ही वजह से बिज्जा को अपने ही हाथ में पकड़े हुए सामान का बोझ महसूस नहीं हो रहा था। बिज्जा किचन में जाकर अपना काम करने लगी। जब वो रात को खाने की तैयारी कर रही थी, तब अचानक बिज्जा के कानों पर किचन की खिड़की के ठीक बाहर खड़े लोगों की बातें सुनी। हैरी ने अपने कुछ आदमियों से कह रहा था, अरे तुम लोग यहाँ पर दिन भर पड़े रहते हो नशे की हालत में। जरा सोचो कि हम अपने मालिक की मदद कैसे कर सकते हैं। मालिक की आंखों में साफ नजर आ रहा है कि मालिक इस लड़की को बेहद पसंद करते हैं, और ये तो इस लड़की की खुशकिस्मती है कि मालिक ने उसे पसंद किया है। मगर मालिक के दिल की इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें भी मालिक की मदद करनी चाहिए। तभी हैरी के एक आदमी ने हैरी से कहा, अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। हमारे मालिक की दिल की सारी इच्छाएं आज ही पूरी हो जाएगी। हम किस दिन काम आएंगे। हैरी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अपने आदमी से कहा, अगर तुम मदद कर सकते हो तो अब तक चुप क्यों हो, बोला क्यों नहीं, बताओ कैसे हम मालिक की मदद कर सकते हैं। उस आदमी ने हैरी की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे ऐसी छोटी मोटी बातों में हम जैसे छोटे लोग कुछ बोल भी तो नहीं सकते। अगर मालिक हमारी किसी भी बात को लेकर नाराज हो गए तब तो हमारी मौत पक्की है। मगर आप कह रहे हैं तो मेरे पास एक इलाज है जिससे मालिक की सारी फरमाइश आज ही रात पूरी हो सकती है। बिज्जा किचन के अंदर से बड़े ही ध्यान से हैरी और उसके लोगों की बात सुन रही थी। कुछ देर तक बिज्जा के कानों पर कोई बात नहीं पड़ी। फिर अचानक धीमी आवाज में वो आदमी हैरी से कहने लगा, मेरे पास यह एक नशे की दवा है। ये समझ लीजिए कि ये किसी औरत के शरीर में जाते ही उस औरत के शरीर में ऐसी उमंगें जागने लगती है कि वो अपने पूरे शरीर को सामने वाले के हवाले कर देती है। अगर किसी तरह इस दवाई की 2 बूंदें भी उस औरत के शरीर में डाली जाए तो समझ लीजिए कि आज रात मालिक को इतना प्यार देगी कि अपना सब कुछ अपने मालिक पर न्यौछावर कर देगी। हैरी और उसके आदमियों की इस तरह की प्लानिंग सुनकर बिज्जा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी हैरी की आवाज़ बिज्जा के कानों पर पड़ी। हैरी ने अपने आदमियों से कहा, ये हुई ना बात, इसके लिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर यह काम हो गया और हमारे मालिक की सारी इच्छाएं पूरी हुई तो तुम्हारे जिंदगी भर के नशे के पैसे मैं दूंगा। हैरी के मुंह से यह बात सुनते ही हैरी के साथी हैरी के लिए जोरदार तालियां बजाने लगे। फिर हैरी के एक साथी ने हैरी से पूछा, मगर बॉस, आप ये दवाई देने के लिए उस औरत को मजबूर कैसे करेंगे। हैरी ने अपने आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर काम ताकत से पूरा नहीं होता तो काम दिमाग से लेना चाहिए। हम यह दवाई इस तरह से उस लड़की के शरीर में पहुंचाएंगे कि उसे पता भी नहीं लगेगा। हैरी के आदमी ने हैरी से पूछा, मगर वो कैसे बॉस। इसके बाद बिज्जा ने काफ़ी देर तक हैरी और उसके आदमियों के बीच होने वाली बातों को सुनने की कोशिश की, मगर खिड़की के बाहर से आने वाली आवाज़ें अब बंद हो गई थी।
जब बिज्जा ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं खड़ा था। बिज्जा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हैरी और उसके लोग कहाँ गायब हो गए थे। बिज्जा की सांसें तेज हो रही थी। उसे ये जानना था कि आखिर वो लोग क्या करने वाले थे अनिका के साथ। अनिका की इज्जत और अलेक्जेंडर की जान दोनों खतरे में थे। रोहित ने बिज्जा से कहा था कि अगर उसे अनिका या अलेक्जेंडर की सेफ्टी में कोई भी खतरा नजर आए तो वो तुरंत रोहित को कांटेक्ट करे। बिज्जा ने पूरी तरह से हैरी की प्लानिंग सुनी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित को कांटेक्ट करने का ये सही वक्त था भी या नहीं। किचन की खिड़की से बाहर बेचैनी से झांक रही बिज्जा को अचानक ही कंधों पर किसी ने थपकी दी। बिज्जा अचानक मुड़ गई और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर इतनी चौंक गई कि बिज्जा के हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन जोर से जमीन पर गिर गया। बिज्जा के सामने खड़ा हैरी बड़ी बड़ी आंखों से बिज्जा को घूर रहा था। फिर अचानक नीचे पड़े हुए बर्तन को उठाकर हैरी ने बिज्जा को थमाते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? बिज्जा को समझ नहीं आ रहा था कि वह हैरी को क्या जवाब देती। इसलिए अचानक ही बिज्जा ने सीलिंग पर लगे पंखे की ओर देखा और हैरी से कहा, अरे वो पंखा बंद ना है ना? मुझे काफी सफोकेशन हो रहा है। अचानक माथे से पसीना बहने लगा, इसलिए खिड़की के पास आकर ताजी हवा लेना चाहती थी। अचानक तुमने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर गई। हैरी ने बिज्जा की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बिज्जा से कहा, आज रात को क्या बना रही हो खाने में? बिज्जा ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए हैरी से पूछा, आप ही बताइए क्या बनाना है? हैरी ने अपने हाथों में एक छोटी सी शीशी पकड़ रखी थी, जिसे अपने हाथों में ही उछालते हुए कुछ देर सोचने के बाद हैरी ने बिज्जा से कहा, एक काम करो, खाने में तुम्हें जो पसंद हो वो तुम बनाना, मगर इतना याद रखना कि खाने के पहले सूप जरूर सर्व करना। बिज्जा को यह कहने के बाद हैरी अपने हाथों में पकड़ी हुई शीशी को उछालते हुए कुछ देर तक उस शीशी को देखता रहा। हैरी के चेहरे के हाव भाव देखकर बिज्जा समझ गई थी कि हैरी क्या कहना चाहता था। बिज्जा अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अब वक्त आ गया था जब वो रोहित और उसके आदमियों को अलर्ट कर दे, मगर हैरी और हैरी के लोग किचन से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। बिज्जा को सूप बनाने का हुक्म देने के बाद हैरी और उसके लोग वही किचन में खड़े खड़े बिज्जा को काम करते हुए देख रहे थे। लगभग 1 घंटे तक बिज्जा किचन के अंदर काम करती रही और हैरी और उसके लोग बिज्जा को काम करते हुए देख रहे थे। टोमेटो सूप जब तैयार हुआ तब हैरी ने उस टोमेटो सूप को एक बाउल में भरा और चम्मच से सूप चखने के बाद बिज्जा से कहा, वाकई में बहुत बढ़िया बना है सूप। अब जाओ, सारा खाना टेबल पर सजा दो। कुछ ही देर में मालिक डिनर करने के लिए नीचे आएंगे। जैसे ही बिज्जा डिनर सर्व करने की तैयारी करने लगी, अचानक ही बिज्जा ने देखा कि हैरी ने अपनी जेब से वही शीशी निकाली और 3-4 बूंद सूप के बाउल में उस शीशी से डाल दी। बिज्जा नहीं जानती थी कि वह हैरी की प्लानिंग को आगे बढ़ने से कैसे रोके। बिज्जा अच्छी तरह से जानती थी कि हैरी और उसके आदमियों की क्या प्लानिंग थी, मगर वो नहीं समझ पा रही थी कि वो हैरी के शैतानी मकसद को किस तरह रोके। एक के बाद एक टेबल पर सारा खाना सजाने के बाद बिज्जा ने सोच लिया था कि वो किसी भी तरह रोहित को कांटेक्ट करेगी और हैरी और उसके आदमी के असली मकसद के बारे में रोहित को बता देगी। मगर हैरी और उसके आदमी लगातार बिज्जा पर नजरें बनाए हुए थे। बिज्जा की हेल्प करने के लिए एक और औरत को हैरी ने बिज्जा के साथ काम पर लगा दिया था, जो उसे बर्तन लगाने में मदद कर रही थी। सारे सर्विंग बॉल्स डाइनिंग टेबल पर सजाने के बाद बिज्जा अचानक हैरी और उसके आदमियों की नजरों से बचकर बिल्डिंग से बाहर की ओर जाने लगी। तभी अचानक हैरी ने पीछे से आवाज देते हुए बिज्जा को रोका और पूछा, कहाँ जा रही हो? बिज्जा ने मुड़कर जब हैरी की तरफ देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हैरी के सवाल का क्या जवाब दे। कुछ सेकंड की हड़बड़ाहट के बाद बिज्जा ने हैरी की ओर देखकर कहा, वो मैं बाथरूम जा रही थी। बिज्जा की बात सुनने के बाद हैरी धीरे से चलकर बिज्जा के पास आया। हैरी बड़ी बड़ी आंखों से बिज्जा को घूर घूर कर देख रहा था। हैरी को इस तरह अपने ओर देखते हुए देखकर बिज्जा ने अपनी नजरें झुका ली। हैरी बिल्कुल बिज्जा के करीब आकर बिज्जा से कहने लगा, अगर बाथरूम यूज करना चाहती हो तो वहाँ जाओ। तुम लड़की हो, बाहर खुले में बाथरूम जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, बिल्डिंग के पीछे एक सर्वर रेस्ट रूम बनाया गया है। हैरी की बात सुनने के बाद बिज्जा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब और क्या बहाना बनाकर बिल्डिंग से बाहर निकले। हैरी को एक फेक स्माइल देने के बाद
बिज्जा ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। जैसे ही बिज्जा ने हैरी के बताए हुए बाथरूम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक हैरी ने फिर से बिज्जा को रोका और दूसरी औरत को इशारा करते हुए कहा, जाओ, तुम भी इसके साथ जाओ। इसके बाद आसपास खड़े सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए हैरी ने अपने सभी आदमियों से कहा, मेरी एक बात अब ध्यान से सुनना। आज के बाद कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। हर वक्त 2 या 3 लोग एक साथ किसी भी काम के लिए निकला करेंगे। इससे हम सबकी नजर एक दूसरे पर रहेगी। हैरी के सभी लोगों ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। जब बिज्जा रेस्ट रूम में गई, तब हैरी की भेजी हुई वो औरत भी बिज्जा के साथ ही गई। किसी भी तरह से बिज्जा रोहित को कांटेक्ट करने के लिए अपने आप को अकेला नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद जब बिज्जा को एहसास हो गया कि वो रोहित को कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो उस औरत के पास वापस चली आई और उसके साथ वापस डाइनिंग टेबल की ओर आई। जब बिज्जा डाइनिंग टेबल की ओर आई, तब उसने देखा कि क्रिस्टोफर और अनिका पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनिका चेहरे से काफी परेशान नजर आ रही थी। तभी क्रिस्टोफर, जिसका मुंह इस वक्त सूजा हुआ लग रहा था, उसने अनिका के सामने वो टोमेटो सूप का बाउल रख दिया। बिज्जा अच्छी तरह से जानती थी कि ये वही सूप का बाउल था जिसमें हैरी ने वह नशीली दवाई मिलाई थी। बिज्जा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को वो सूप पीने से कैसे रोके। अपने सामने पड़े बाउल को कुछ देर देखने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर की आंखों में देखा। अनिका ने सामने रखा हुआ सूप पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। ये देखकर क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, क्या हुआ? मैंने खास टोमेटो सूप तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम जैसी हेल्थ कॉन्शियस लड़कियों को तो ये बेहद पसंद होता है। क्रिस्टोफर के फोर्स करने के बावजूद अनिका ने सूप का बाउल अपने हाथ में नहीं लिया। यह देखकर क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज थोड़ी कड़क करते हुए अनिका से कहा, मेरी गुलाम, तुम बार बार भूल जाती हो कि मैंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। तुम्हारे एक गुलाम होने के बावजूद मैंने एक मालिक होने की हैसियत से अपने गुलाम की मनपसंद चीज बनवाई है। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए कोई चीज बनवाई है, तुम उसे रिजेक्ट करके मेरी तौहीन कर रही हो और मुझे डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। अनिका क्रिस्टोफर के साथ इस वक्त ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए अनिका ने सूप का बाउल अपने हाथों में उठा लिया। अनिका के ठीक पीछे खड़ी बिज्जा समझ नहीं पा रही थी कि वो अनिका को सूप पीने से कैसे रोके। बिज्जा की सांसें तेज हो रही थी। तभी अचानक बिज्जा की नजर अपने बगल में खड़े हैरी पर पड़ी। हैरी बड़े ही ध्यान से बिज्जा के हर एक एक्सप्रेशन को देख रहा था। जैसे ही बिज्जा ने ये बात नोटिस किया, बिज्जा अचानक ही अपने कपड़े ठीक करते हुए कहने लगी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी सांसें फूल रही है। अनिका ने जैसे ही सूप का बाउल अपने हाथों में लिया, तो पहले अनिका ने वो बाउल अपने नाक के पास लाकर उसे सूंघा। सूप की खुशबू नाक में पड़ते ही अनिका ने हैरानी से क्रिस्टोफर की ओर देखा। एक बार और सूप को सूंघने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, ये सूप में क्या मिलाया है तुमने? क्रिस्टोफर कुछ देर के लिए हैरान होकर अनिका को देखता रहा। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने अपनी कमर सीधी करते हुए अनिका से कहा, मैंने तुम्हारे लिए खास टोमेटो सूप बनवाया है। अब एक सूप के अंदर क्या क्या डालता है ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। सूप बनाने के लिए जो जो तरकारियां लगती हैं वही तरकारी पड़ी है इसमें। तभी अनिका ने सूप के बाउल को फिर से टेबल पर रखते हुए क्रिस्टोफर से कहा, तुम शायद जानती नहीं हो, मगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने बायो मेडिसिन की पढ़ाई की है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि टोमेटो सूप में क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ते हैं और उनकी खुशबू कैसी होती है, मगर इस सूप में से एक खास केमिकल की स्मेल आ रही है। अनिका की बात सुनकर क्रिस्टोफर के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्रिस्टोफर ने ताली बजाते हुए अनिका से कहा, भाई मान गए, तुम हर कदम पर मुझे इतना इम्प्रेस कर देती हो कि मुझे नींद में भी तुम्हारे चेहरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? यहाँ दुनिया भर में लोग कहते घूमते हैं कि लड़कियों की अकल घुटने में होती है, खूबसूरत लड़कियों का दिमाग ही नहीं होता, मगर तुमने तो इस पूरी दुनिया की गलतफहमी दूर कर दी। न सिर्फ तुम दिखने में सुंदर हो, मगर तुम जैसा इंटेलिजेंट इंसान मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा। तुमने सही पहचाना, इस सूप के अंदर कुछ मिलाया हुआ है। क्रिस्टोफर के कन्फेशन के बाद अनिका कुछ देर तक हैरानी से क्रिस्टोफर को देखती रही। वो जानना चाहती थी कि क्रिस्टोफर ने उसमें क्या मिलाया था।
कुछ देर टेबल पर खामोश बैठने के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, चलो बताता हूँ मैंने इसमें क्या मिलवाया है। इस सूप के अंदर मैंने मसल रिलैक्सेशंस की दवाई मिलाई है। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, मगर हर रोज तुम मुझे टैबलेट तो देते ही हो जिससे मेरी मसल मूवमेंट्स कमजोर हो जाएं। फिर इसकी जगह क्या जरूरत थी? क्रिस्टोफर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका से कहा, अरे भाई, तुम एक बेहतरीन डॉक्टर हो, इतना तो समझ सकती हो कि इंसान का शरीर कुछ दिनों बाद गोलियों का आदी हो जाता है। हो सकता है तुम्हारा शरीर भी मेरी दी हुई टैबलेट के खिलाफ एक रेजिस्टेंस बना ले है, और वो क्या है ना, वो तुम इतनी पावरफुल हो कि मुझे हर वक्त डर लगता है कि कहीं मैं रात को गहरी नींद में सोया हूँ और तुमने अपनी शक्ति से मुझे नींद में ही खत्म कर दिया। तो अपनी सुरक्षा के लिए मैंने इस सूप में उसी दवाई का कुछ एक्स्ट्रा डोज मिला दिया है। वो क्या है ना कि जो इस दुनिया में हमारा सबसे फेवरेट होता है, अक्सर हम उसी से डरा करते हैं। तुम्हारे मेरे में भी सेम ही किस्सा है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ क्योंकि शायद मैं कहीं ना कहीं तुमसे डरता हूँ। अनिका को भी अभी भी क्रिस्टोफर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि अनिका सूप का घूंट लेती, अनिका ने अपने पीछे खड़ी बिज्जा की ओर देखा और पूछा, क्या इस सूप में तुमने दवाई मिलाई थी? अनिका का सवाल सुनकर बिज्जा अपने बगल में खड़े हैरी की ओर देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सबके सामने अनिका के इस सवाल का क्या जवाब दे। घबराहट में बिज्जा ने अनिका की तरफ देखकर अपने कंधे ऊपर किए और कहा, नहीं, मैंने तो कोई दवाई नहीं मिलाई। अनिका ने बिज्जा के चेहरे पर परेशानी पढ़कर उससे अगला सवाल पूछा। अनिका ने पूछा, क्या तुमने किसी को सूप के अंदर दवाई मिलाते हुए देखा? हालांकि बिज्जा ने हैरी और उसके आदमियों को सूप में दवाई मिलाते हुए देखा था, मगर वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर सबके सामने बिज्जा ने अनिका को सच बोल दिया तो बिज्जा के लिए उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। तभी क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे अब बंद करो तहकीकात करना। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे ही कहने पर मेरे आदमियों ने सूप के अंदर दवाई मिलाई थी। अब मेरी तसल्ली के लिए ही सूप को पी जाओ। सूप तो स्वादिष्ट है ही, साथ साथ मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि मैं रात को चैन की नींद सो पाऊंगा और तुम मुझ पर कोई हमला नहीं करोगी। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सूप पीने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अनिका ने चम्मच में सूप लिया और कुछ बूंदे सूप की अपनी जुबान पर रखी। सूप को चखते ही अनिका ने क्रिस्टोफर की ओर देखा और कहा, देखो, इसमें मसल रिलैक्स करने वाली दवाई का कुछ ज्यादा ही डोज डाला हुआ है। तुमने अनिका की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने भी मुस्कुराते हुए अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे तुम जैसी ताकतवर लड़की को कंट्रोल में करने के लिए डोज तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अनिका की ये बात सुनकर पीछे खड़ी बिज्जा काफी हैरान हो गई। बिज्जा अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका एक बेहतरीन डॉक्टर थी और बायोमेडिसिन में अनिका काफी जानकारी रखती थी, मगर अनिका ने कहा था कि सूप में मसल रिलैक्स करने वाली दवाई मिलाई गई थी। इसका मतलब था कि हैरी ने सूप में वो नशीली दवाई नहीं मिलाई थी जिसके कारण एक औरत अपने पूरे जिस्म को किसी के हवाले करने पर मजबूर हो जाए। बिज्जा इस बात का मतलब नहीं समझ पा रही थी। बिज्जा मन ही मन सोचने लगी कि क्या हैरी और उसके आदमियों ने बिज्जा को ट्रैक किया था? क्या उन्हें यह पता लग चुका था कि बिज्जा रोहित की जासूस बनकर उसके साथ रह रही थी? शायद इसी की वजह से हैरी और उसके आदमियों ने ये प्लानिंग की थी ताकि बिज्जा का असली चेहरा बाहर आ सके और अनिका सूप पिए। उससे पहले अगर बिज्जा अनिका को सूप पीने से रोकने के लिए अगर सब कुछ सच सच बता देती तो वो सबके सामने पकड़ी जाती। बिज्जा को जब पता चला कि वो बाल बाल बची थी तब उसने एक लंबी राहत की सांस ली। अब बिज्जा अब ये भी जानती थी कि अनिका ने जो दवाई पी थी उसके कारण अनिका की इज्जत को कोई खतरा नहीं था। बिज्जा ने सबके सामने अपना असली चेहरा न दिखाकर कहीं न कहीं अपनी, अनिका की और एलेक्जेंडर की भी जान बचाई थी। बिज्जा अब तक ये भी अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अनिका को पता लग चुका था कि बिज्जा जानती थी कि सूप में कुछ मिलाया हुआ है और बिज्जा का असली चेहरा क्रिस्टोफर के आदमियों के सामने न दिखाया जाए, इसलिए सूप में मसल रिलैक्स करने वाली दवाई मिलाई हुई थी। ये बात अनिका ने सबके सामने जोर से कही थी। चीजों को सोच समझकर सुलझाने की अनिका की शक्ति देखकर बिज्जा को अनिका पर पहले से भी ज्यादा भरोसा होने लगा था।
सूप पीने के बाद अनिका ने बाउल टेबल पर रखा और अपनी जगह से खड़ी होते हुए क्रिस्टोफर से कहा, अब बस, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं ऊपर जाकर आराम करना चाहती हूँ। अनिका के चेहरे पर थकावट देखकर क्रिस्टोफर ने अनिका के सामने खड़े अपने आदमियों को उसके लिए रास्ता बनाने के लिए कहा। अनिका सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। अनिका के जाने के बाद क्रिस्टोफर भी कुछ देर तक सीढ़ियों के पास खड़ा होकर अनिका को जाती हुए देखता रहा। अनिका ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, क्रिस्टोफर ने बिज्जा की ओर देखकर कहा, एक काम करो, अलेक्जेंडर के लिए सैंडविच बना लाओ। क्रिस्टोफर के ऑर्डर मिलते ही बिज्जा ने किचन में जाकर अलेक्जेंडर के लिए एक सैंडविच बनाई। जब बिज्जा सैंडविच लेकर ऊपर अलेक्जेंडर और अनिका के बेडरूम में पहुंची तो बिज्जा के कमरे में दाखिल होते ही अनिका ने तेजी से बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। तेज सांसें लेते हुए अनिका ने बिज्जा से कहा, क्या तुम अभी इसी वक्त रोहित से कांटेक्ट कर सकती हो? अनिका की बात सुनकर बिज्जा हैरान हो गई। बिज्जा ने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकालकर अनिका को दिखाते हुए कहा, इस पैकेट के अंदर दिवाली के पटाखे जैसी एक चीज है। मुझे रोहित सर ने कहा है कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो बस मैं इस पटाखे को आसमान की ओर चला दूं। हमारे लोग आसपास अटैक करने के लिए तैयार खड़े हैं। बिज्जा की यह बात सुनते ही अनिका ने बिज्जा से कहा, ठीक है, तो बुला लो अपने आदमियों को। अनिका की बात सुनकर बिज्जा कुछ देर के लिए हैरानी से अनिका को देखती रही। अनिका की बात सुनते ही बिज्जा काफी हैरान हो गई। रोहित ने बिज्जा से कहा था कि अगर कोई इमरजेंसी हो तभी वो अपने जेब में रखे हुए छोटे से स्मोक बम का इस्तेमाल करे। स्मोक बम के धुएं से आसपास तैनात रोहित के लोगों को तुरंत पता चल जाता कि अनिका ने अटैक करने का इशारा कर दिया था। रोहित अपनी एक छोटी सी आर्मी के साथ क्रिस्टोफर और उसके अड्डे पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। जब अनिका ने कहा कि वो रोहित और उसके आदमियों को अटैक करने के लिए बुला ले तो 2 सेकंड के लिए बिज्जा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करती। तभी अनिका ने बिज्जा को दोनों कंधों से पकड़ते हुए कहा, देखो, वक्त मत गवाओ, जल्दी से जल्दी रोहित और उसके आदमियों को यहाँ बुला लो। उन्हें कहो कि जल्दी आकर क्रिस्टोफर और उसके आदमियों पर अटैक करे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। बिज्जा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही अनिका ऐसा क्यों कह रही थी। तभी अनिका ने बिज्जा को अपने ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहा, देखो, उन लोगों को पता चल गया है कि तुम कौन हो। अनिका की ये बात सुनकर बिज्जा हैरान हो गई, मगर इससे पहले कि बिज्जा अनिका की बात पर कुछ रिएक्शन दे पाती, अचानक अनिका के बेडरूम का दरवाजा किसी ने जोर की लात मारकर खोल दिया। क्रिस्टोफर और उसके आदमी तेजी से कमरे के चारों तरफ फैल गए। क्रिस्टोफर ने पीछे हैरी अपने हाथों में एक छोटी सी बंदूक बिज्जा की ओर तानकर खड़ा रह गया। अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए क्रिस्टोफर ने बिज्जा की ओर देखकर कहा, बिल्कुल सही कहा अनिका ने, हमें पता चल गया है कि तुम कौन हो। मुझे लगता है अब हमें ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए। ये कहने के बाद क्रिस्टोफर ने अपने आदमियों को इशारा किया कि वो बिज्जा को पकड़ ले। क्रिस्टोफर के कुछ आदमी आगे आए और बिज्जा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। कुछ देर तक क्रिस्टोफर अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर बिज्जा को देखता रहा। उसके बाद सीटी बजाते हुए क्रिस्टोफर ने अपने आदमियों से कहा, एक काम करो, इसे मार दो। जैसे ही क्रिस्टोफर के मुंह से ये बात निकली, बिज्जा के हाथ पांव ठंडे हो गए। बिज्जा जानते थे कि पिछले को क्रिस्टोफर के आदमियों ने इतनी बेरहमी से मारा था। अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आता हुआ देखकर बिज्जा के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। बिज्जा उम्मीद भरी नजरों से अनिका की ओर देख रही थी, जैसे वो अनिका से चीख चीख कर कह रही थी कि वो किसी भी तरह से बिज्जा की जान बचाएं। मगर अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। अनिका ने बार बार बिज्जा से कहा था कि वो जल्द से जल्द स्मोक बम के जरिए रोहित और उसके आदमियों को यहाँ बुला ले, मगर बिज्जा ने कदम उठाने में काफी देर कर दी थी। बिज्जा भी अब तक जान चुकी थी कि अनिका चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। क्रिस्टोफर के आदमी बिज्जा को बालों से पकड़कर घसीटकर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगे। तभी अचानक क्रिस्टोफर के कानों पर अनिका की आवाज पड़ी। अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, छोड़ दो उसे, जाने दो। क्रिस्टोफर ने अपने हाथ के इशारे से अपने आदमियों को रोक लिया और अनिका की ओर मुड़कर कहने लगा, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। एक नौकर के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी है, मगर वही हमदर्दी तुम मेरे लिए नहीं दिखाती। खैर, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि एक नौकर की जान बचाने के लिए
अपनी और अपने बेटे की जान खतरे में मत डालो। मर जाने दो उसे, आखिर एक नौकर ही तो है। कल दूसरी कोक बुला दूंगा तुम्हारे लिए और एलेक्जेंडर के लिए। मेरे यहाँ पर तुम्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी। अनिका को यह कहने के बाद क्रिस्टोफर फिर से बिज्जा की तरफ मुड़ा और बड़े ही कैजुअली अपने आदमियों को इशारा करके कहने लगा, जाओ भाई, मार दो इसे। जैसे ही क्रिस्टोफर के आदमी फिर से बिज्जा को घसीट कर ले जाने लगे, अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, मैंने कहा ना तुमसे जाने दो उसे। अनिका की तेज आवाज सुनकर क्रिस्टोफर के मुंह से सीटी बजने लगी। क्रिस्टोफर ने अपना एक हाथ अपनी जांघ पर जोर से मारते हुए अनिका से कहा, भाई वाह, गुलाम हो तो ऐसा। मालिक पर जोर जबरदस्ती करने वाला यह पहला गुलाम होगा। अनिका को यह कहने के बाद क्रिस्टोफर बगल में पड़ी एक लकड़ी की चेयर पर बैठ गया और अपने पांव पर पांव चढ़ाकर अनिका से कहने लगा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और इसे छोड़ देता हूँ, मगर बदले में तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मेरे बच्चों की माँ बन जाओ। मैं इसे तो क्या, तुम्हें और एलेक्जेंडर को भी छोड़ दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्रिस्टोफर की यह बात सुनकर अनिका ने फिर से गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, मैंने कहा ना तुमसे, ये कभी नहीं हो सकता। अनिका की ना सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने अपना एक पांव जमीन पर पटकते हुए अनिका से कहा, तुम मेरा कहा नहीं मानती तो जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी यह फरमाइश भी मैं क्यों पूरी करूं? इस औरत ने मुझे धोखा दिया है और मेरी दुनिया में धोखे की सिर्फ एक सजा होती है, मौत। अब जरा तुम ही बताओ कि तुम्हारे लिए मैं अपने वसूलों को कैसे तोड़ दूं? क्रिस्टोफर की बात पूरी होने के बाद अनिका ने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला। अनिका के हाथ में वो पैकेट देखकर खुद बिज्जा भी हैरान हो गई। बिज्जा को समझ नहीं आ रहा था कि कब अनिका ने बिज्जा के हाथ से वो पैकेट अपने जेब में रख लिया था। एक बात बिज्जा नहीं जानती थी कि जो कमरे में मौजूद बाकी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका ही ब्लैक कैट थी और ब्लैक कैट के पास ऐसी कई तरकीबें थी जो इंसान का ध्यान भटकाकर उसकी जेब से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जरूरी चीजें एक पल में हासिल कर सकती थी। अनिका के हाथ में जो छोटा सा पैकेट था वो वही स्मोक बम था जो बिज्जा अपने साथ लेकर आई थी। क्रिस्टोफर अनिका के हाथ में वो छोटा सा पैकेट देखकर हैरान रह गया। क्रिस्टोफर ने अनिका से पूछा, क्या है ये, और इस छोटे से पैकेट के जरिए तुम मुझे डराना क्यों चाहती हो? अनिका ने उस पैकेट पर अपनी मुट्ठी कसते हुए क्रिस्टोफर से कहा, क्योंकि ये वही पैकेट है जिसमें एक छोटा सा बम छिपा है। मैंने इस छोटे से पैकेट बम का ट्रिगर दबा दिया। अगले कुछ ही सेकंड में इस बम से छोटा सा धमाका होगा। जिस धमाके से इस बम से धुआं उठने लगेगा, धमाके की आवाज और धुएं की वजह से आसपास खड़े मेरे लोग तुम्हारे अड्डे पर अटैक करेंगे। अनिका की ये बातें सुनकर क्रिस्टोफर को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका ये सब कुछ सचमुच कह रही थी या वो क्रिस्टोफर के साथ कोई मजाक कर रही थी। तभी अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए क्रिस्टोफर से कहा, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आशीष की मदद से V16 पावर ड्रग का पता लगा लूंगी, मगर अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ नरमी से पेश आने का कोई मतलब नहीं है। इंसानियत सिर्फ उस इंसान को दिखाई जानी चाहिए जो खुद इंसानियत में विश्वास रखता हो, मगर तुम तो पूरी तरह से एक जानवर बन चुके हो, एक ऐसा राक्षस जो इंसानों की भाषा, उनके रहने का तरीका बिल्कुल भूल चुका है। अब तुम्हें इस सिखाने का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें अब सिखाने रुकी तो फिर तुम न जाने कितने मासूम लोगों की जान ले लोगे। इसलिए अब ब्लैक कैट बनकर मुझे ये पता लगाना होगा कि तुमने V16 पावर ड्रग कहाँ छुपाया है। क्रिस्टोफर भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ब्लैक कैट दुनिया की सबसे शातिर सीक्रेट एजेंट थी। खतरनाक से खतरनाक गैंगस्टर के मुंह से गहरे राज उगलवाना ब्लैक कैट के लिए बाएं हाथ का काम था। क्रिस्टोफर अनिका की पूरी प्लानिंग समझ चुका था। क्रिस्टोफर ने अनिका के हाथ में पकड़े हुए पैकेट की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम मुझे कमजोर मत समझना, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अभी कभी उस बम को डिफ्यूज कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जरा एलेक्जेंडर के बारे में सोचो, यहाँ मेरे इतने लोग मौजूद हैं, तुम्हारे लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फेंक दो उस चीज को। क्रिस्टोफर ने जैसे ही अपने आदमियों को इशारा किया वो अनिका के हाथ से वो छोटा सा बम छीन ले। तभी क्रिस्टोफर ने आदमी अनिका की ओर तेजी से दौड़ने लगे।
मगर इससे पहले कि क्रिस्टोफर का कोई भी आदमी अनिका तक पहुंच पाता, अनिका ने कमरे में खुली हुई वेंटिलेशन की खिड़की से वो छोटा सा पैकेट बम बाहर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में सभी को अपने कानों पर एक छोटा सा धमाका सुनाई दिया। धमाके की आवाज सुनते ही क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो, इस बात का तुम्हें हमेशा पछतावा रहेगा। अभी भी इस वक्त क्रिस्टोफर की बातों से डरने वाली नहीं थी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, पछतावा किसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे ही अनिका ने ये बात कही, कमरे में मौजूद सभी लोगों के कानों पर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। गोलियों की आवाज सुनते ही हैरी अपने कुछ लोगों के साथ दौड़कर नीचे चला गया। गोलियों की आवाज और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। क्रिस्टोफर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर में आखिर अनिका ने इतने सारे लोगों को अटैक करने के लिए कैसे बुला लिया था। क्रिस्टोफर जब अनिका को अपनी इस खुफिया जगह पर ले आया था, तब उसने खास इस बात का ध्यान रखा था कि कोई अनिका को फॉलो करके क्रिस्टोफर के इस अड्डे तक ना पहुंच पाए। ये बात क्रिस्टोफर की समझ के बाहर थी कि इतना सावधान रहने के बावजूद दुश्मन उसका पीछा करते हुए यहाँ तक कैसे पहुंचे थे। कुछ ही देर में हैरी अपने बाकी साथियों के साथ कांपता क्रिस्टोफर के पास आया। हैरी ने तेज सांसें लेते हुए क्रिस्टोफर से कहा, बॉस, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना चाहिए। दुश्मन काफी खतरनाक है, उनके पास काफी हथियार हैं। हमारे लोग ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हैरी की बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने लकड़ी की कुर्सी को अपने हाथों में पकड़ा और जोर से जमीन पर पटक कर उसे तोड़ दिया। क्रिस्टोफर के चेहरे पर बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। क्रिस्टोफर ने ऊंची आवाज में हैरी से कहा, ये कैसे हो सकता है? यह लड़की इतने कम टाइम में इतने सारे लोगों को कैसे इकट्ठा कर सकती है? अरे, इस जगह के बारे में तो यहाँ के आसपास के 3 देश कुछ नहीं जानते, तो फिर इस लड़की का साथ देने वाले लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? हैरी जानता था कि यह वक्त बौखलाहट का नहीं था। हैरी ने क्रिस्टोफर को समझाते हुए कहा, देखो बॉस, इस वक्त ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमारे लोग ज्यादा देर तक दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हैरी की बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने जोर से अपने पांव जमीन पर पटकते हुए कहा, दुश्मन? 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 आखिर कौन है ये दुश्मन? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझसे मुकाबला करने के लिए यहाँ तक मरने चला आया? ये कहने के बाद क्रिस्टोफर खिड़की के पास गया और आधी खिड़की खोलकर नीचे चल रही जंग को देखने लगा। क्रिस्टोफर के लोग लगातार दुश्मनों के हाथों पीट रहे थे। क्रिस्टोफर के आदमियों के पास थोड़ी बहुत बंदूकें और गोला बारूद भी था, मगर दुश्मन भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे। तभी क्रिस्टोफर की नजर एक खास दुश्मन पर जाकर अटक गई। मास्क पहने हुए उस आदमी को देखकर क्रिस्टोफर के चेहरे पर स्माइल आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक ही काफी रिलैक्स हो गया था। खिड़की बंद करते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अनिका से कहने लगा, समझ गया, सारा खेल समझ गया। तुम अपने सपोर्ट में किंग को यहाँ पर लेकर आई हो, मगर यहीं पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। किंग शायद खुद ये बात नहीं जानता कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए उसने जिस पर हमला किया है वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। रोहित ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर उसे पहचान नहीं पा रहा था। क्रिस्टोफर इतना जानता था कि नीचे आया दुश्मन जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था वो किंग था और किंग की पहचान उसका मास्क था। जब क्रिस्टोफर को इस बात का एहसास हुआ कि उसका अपना बाप उस पर हमला करने आया था, तो वो काफी रिलैक्स हो गया। जोर जोर से अपना एक हाथ अपनी जांघ पर पटकते हुए क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करके क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, बाप बेटी को लड़ाना चाहती हो तुम? बेचारा बुढ़ा किंग अपने आदमियों के साथ मुझ पर अटैक तो कर बैठा, मगर वो ये नहीं जानता कि वो जिस पर अटैक कर रहा है वो उसका अपना बेटा है। क्रिस्टोफर की बात पूरी सुनने के बाद अनिका ने भी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और बड़े ही कैजुअली क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। किंग यहाँ अपने बेटे के लिए ही आया है, वो यहाँ अपने बेटे को ले जाने आया है। अनिका के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर क्रिस्टोफर हैरान रह गया। क्रिस्टोफर के पास अनिका की बातें समझने का वक्त नहीं था।
धीरे धीरे नीचे चल रही फाइट की आवाज बढ़ती जा रही थी। क्रिस्टोफर और हैरी को पता लग चुका था कि दुश्मन के लोग उनके घर के अंदर भी घुस चुके थे। अनिका का बेडरूम पहले फ्लोर पर था। हैरी ने अपने हाथ में बंदूक पकड़कर कमरे का एंट्रेंस सिक्योर कर लिया। क्रिस्टोफर को एक कोने में जाने का इशारा करके हैरी ने एक के बाद एक कमरे से दुश्मनों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हैरी अपने कुछ लोगों के साथ डटकर दुश्मनों का मुकाबला करता रहा। तभी क्रिस्टोफर ने हैरी से कहा, अरे बंद करो ये सब, तुम्हें गोलियां चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अपने लोगों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। हैरी हैरान होकर क्रिस्टोफर की ओर देखने लगा। तभी क्रिस्टोफर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो जो आदमी हम पर अटैक करने आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा बाप है। वो मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर तुम उसे नहीं जानते हो। वो एक जल्लाद है, जल्लाद। वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। अगर तुम उस पर अटैक करोगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारी क्या हालत करेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने इतने सालों तक मेरे साथ वफादारी के साथ काम किया है, तो तुम अपने वफादार लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। मेरा यकीन मानो, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी क्रिस्टोफर की बातों का जवाब देते हुए हैरी ने कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि वो दुश्मन कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आया है, मगर मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आपके बहुत एहसान है मेरे सर पर। आज जब उन एहसानों को चुकाने का वक्त आया है तो मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वैसे भी ये जान आप ही की देन है। अगर आप ही की रक्षा करने में मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। हैरी डट कर अपनी जगह पर खड़ा रहा। हैरी की बातें सुनकर कहीं न कहीं अनिका भी काफी शॉक हो गई थी। अनिका ने अब तक सिर्फ यही सोचा था कि क्रिस्टोफर के लोग उसके साथ सिर्फ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो उन्हें पैसे दे रहा था, मगर क्रिस्टोफर के बारे में हैरी के मुंह से ये बात सुनकर खुद अनिका भी चौंक गई थी। क्रिस्टोफर समझ चुका था कि हैरी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। क्रिस्टोफर अनिका के पास मुड़कर आया और अनिका के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहने लगा, तुम एक काम करो, अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। इससे पहले कि अनिका क्रिस्टोफर को इस बात का कोई जवाब देती, क्रिस्टोफर ने अनिका का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ। अरे तुम नहीं जानती तुमने किस आदमी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अरे ये किंग बहुत खतरनाक आदमी है। अरे वो जल्लाद है, जल्लाद। अपने ही पैदा किए बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाकर मौत की भेंट चढ़ा चुका है ये आदमी। इस दुनिया में इस आदमी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे साथ दोस्ती ये सब सिर्फ एक नाटक है। उसका मतलब पूरा होते ही वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे बेटे के साथ इतना बुरा सलूक करेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अलेक्जेंडर को लेकर यहाँ से भाग जाओ। अनिका काफी हैरानी से क्रिस्टोफर को देखती रही। अनिका ने क्रिस्टोफर की आवाज को दबाते हुए कहा, अगर तुम किंग को इतना ही बड़ा जल्लाद समझते हो तो फिर तुम यहाँ पर क्यों रुके हो? अभी अभी तुमने कहा कि किंग ने अपने ही बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाकर मौत की भेंट चढ़ा दिया, तो फिर वो तुम्हें क्यों इतना प्यार करता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस हो कि वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा? क्रिस्टोफर जानता था कि इस वक्त उसके पास इन सारी बातों का जवाब देने का वक्त नहीं था, मगर वो जानता था कि अनिका कितनी जिद्दी थी। वो इतनी आसानी से क्रिस्टोफर की बात मानने वाली नहीं थी। इसलिए अनिका के सवाल का जवाब देते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, देखो, किंग सिर्फ इसलिए मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मेरे शरीर के अंदर ही उसके अमर होने की चाबी छिपी हुई है। अनिका ये बात सुनकर काफी शौक हो गई। क्रिस्टोफर ने पूरी बात समझाते हुए कहा, देखो, लेबोरेटरी में जिन जिन बच्चों को पावर ड्रग दिया गया था उनमें से सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। अगर मुझे भी 16 पावर ड्रग इंजेक्ट कर दिया जाता है तो मेरा शरीर अमर और ताकतवर हो जाएगा, मगर असलियत में ये सारी ताकत किंग को चाहिए। वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया पर राज करना चाहता है और उसके इसी मकसद की वजह से वो मेरे शरीर के जरिए जो रिसर्च करना चाहता है, जिससे वो अपने लिए एक ऐसा ड्रग बनाए जिसे लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए अमर और शक्तिशाली हो जाए। वो मुझे प्यार नहीं करता, बस मेरे शरीर में उनके अमर होने की चाबी छिपी है और मैं किसी भी हालत में उसके इस मकसद में उसे कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहता।
मैं चाहता हूँ कि वो इंसान एक ऐसी मौत मरे कि दोबारा कभी इस धरती पर जन्म लेने के बारे में भी न सोच सके। अनिका अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी कि क्रिस्टोफर किंग से कितनी नफरत करता था। अपने ही सैकड़ों बच्चों को मौत की भेंट चढ़ा चुका था किंग। मगर आज क्रिस्टोफर की आंखों में किंग के लिए गुस्सा देखकर अनिका समझ गई थी कि आखिर क्यों क्रिस्टोफर ने किंग के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और किंग के हाथ V16 पावर ड्रग तक पहुंचे उससे पहले क्रिस्टोफर V16 पावर ड्रग हासिल करना चाहता था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे अमर बनने का कोई शौक नहीं है, मगर मैं उस आदमी को अमर होते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं V16 पावर ड्रग को अपने कब्जे में कर लिया। किंग को मरना होगा, बहुत जल्द मरना होगा, मगर तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। इसे खतरनाक आदमी के साथ हाथ मिलाकर तुमने अपने और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। जरा सोचो, जो अपने बच्चों के साथ इतनी घिनौनी हरकतें कर सकता है, वो तुम्हारे बच्चों के साथ क्या करेगा। मारपीट की आवाज अब बढ़ती जा रही थी। क्रिस्टोफर को एहसास हो चुका था कि अगले कुछ ही पलों में किंग और उसके आदमी बेडरूम तक पहुंच जाएंगे। किंग ने कितने ही छोटे छोटे बच्चों को क्रिस्टोफर के सामने बलि चढ़ाई थी। आज वो सारे बच्चों के दुख दर्द एक साथ क्रिस्टोफर की आंखों के सामने तैरने लगे। क्रिस्टोफर की आंखों में किंग के लिए नफरत बढ़ने लगी थी। क्रिस्टोफर ने फिर से अनिका को जोर देते हुए कहा, अब यहाँ खड़ी खड़ी किंग का इंतजार मत करो। किंग इस कमरे में आ जाए उससे पहले अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। क्रिस्टोफर का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें अमर बनने का कोई शौक नहीं है, तुम्हें इस दुनिया पर राज करने का कोई शौक नहीं है, तो फिर तुमने इस V16 पावर ड्रग पर कब्जा क्यों कर रखा है? अगर तुम चाहते हो कि किंग V16 पावर ड्रग तक ना पहुंचे, तो तुम V16 पावर ड्रग मुझे दे दो। मैं V16 के जरिए अपने बच्चे का इलाज करूंगी। अगर तुम अपने शरीर में V16 पावर ड्रग इंजेक्ट ही नहीं करोगे, तो फिर किंग तुम्हारे शरीर पर रिसर्च ही नहीं कर पाएगा। अब सारे फसाद की जड़ V16 पावर ड्रग है, तो V16 पावर ड्रग तुम मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते? अनिका की पूरी बात खत्म होती ही क्रिस्टोफर अचानक अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, मगर तुमने बदले में मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती की। ये V16 पावर ड्रग इकलौता जरिया है मेरे पास जिंदा रहने का। जब तक V16 पावर ड्रग मेरे कब्जे में है, तब तक मेरी सांसें चल रही है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं V16 पावर ड्रग इतनी आसानी से किसी को नहीं देने वाला हूँ। किंग से कैसे निपटना है ये मुझे आता है। अनिका को ये कहने के बाद क्रिस्टोफर दरवाजे पर खड़े हैरी के पास चला गया। स्टेयरकेस के नीचे से बेडरूम की और काफी फायरिंग हो रही थी, मगर हैरी भी अपने साथियों के साथ डट कर खड़ा रहा। वो डट कर दुश्मनों का मुकाबला करता रहा, मगर कुछ ही देर में हैरी और उसके साथियों की बंदूकें खाली होने लगी। उनके पास ज्यादा गोला बारूद और गोलियां नहीं बची थी। फिर अचानक एक जोरदार गन शॉट हुआ। हैरी का एक वफादार साथी एक झटके से नीचे गिरा। गोली ठीक उसके दिल के आर पार हो गई थी। उस आदमी की लाश को देखकर अनिका के पास खड़ी बिज्जा जोर जोर से चीखने लगी। अनिका ने अलेक्जेंडर की आंखों पर हाथ रख दिया। बेडरूम के अंदर मौजूद सभी लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बस एक क्रिस्टोफर था जो चेहरे पर बिना किसी घबराहट के अपने आसपास हो रही हर चीज को बड़ी ही ध्यान से देखता रहा। कुछ ही देर में कमरे के अंदर एक लंबा सा आदमी काली जैकेट, काले जूते, काले मास्क और काली टोपी लगाकर एंटर हुआ। उस आदमी को अपने सामने खड़ा देखकर क्रिस्टोफर चौंक गया। क्रिस्टोफर के सामने जो खड़ा आदमी था, उसने जरूर किंग का मास्क पहन रखा था, मगर उस आदमी को देखकर क्रिस्टोफर को कुछ अजीब लग रहा था। क्रिस्टोफर ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। तभी अचानक क्रिस्टोफर की नजर उस आदमी के हाथों पर पड़ी। हाथों की तरफ इशारा करते हुए उसने उस आदमी से कहा, तुम कौन हो? तुम किंग नहीं हो। तुमने किंग का मास्क जरूर लगा रखा है, मगर तुम किंग नहीं हो। तभी उस आदमी के आसपास खड़े कुछ आदमियों ने अपनी अपनी बंदूकें क्रिस्टोफर की ओर तान दी और कहा, यही है मिस्टर किंग।
और तुमने इनके सामने सरेंडर करना होगा। क्रिस्टोफर हैरान होकर उस आदमी को देखता रहा। नकाब के पीछे का चेहरा क्रिस्टोफर देख नहीं पा रहा था, मगर उस आदमी के हाथ देखकर क्रिस्टोफर को अंदाजा हो गया था कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो उसका बुढ़ा बाप किंग नहीं था। किंग के हाथों पर काफी झुर्रियां थी। 10 साल पहले जब क्रिस्टोफर ने आखिरी बार अपने बाप को देखा था तब उनकी कमर झुक चुकी थी और हाथों पर और चेहरे पर झुर्रियां काफी पड़ गई थी। मगर इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो काफी जवान और एनर्जेटिक लग रहा था। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी। उसके हाथ बिल्कुल किसी 25-26 साल के लड़के जैसे लग रहे थे और उसकी स्टाइल और पर्सनालिटी देखकर क्रिस्टोफर समझ गया था कि उसके सामने जो खड़ा था वो उसका बाप नहीं था। क्रिस्टोफर के चेहरे पर काफी हैरानी नजर आ रही थी। जब क्रिस्टोफर ने किंग की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू किया तो किंग के आसपास खड़े किंग के आदमियों ने अपनी अपनी बंदूकें तानकर क्रिस्टोफर को अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए कहा। तभी क्रिस्टोफर ने उन आदमियों से कहा, अरे ये कोई बहरूपिया है, ये किंग विंग नहीं है, तुम सबको धोखा हुआ है। अरे मैं किंग को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं किंग को मिल चुका हूँ, उसे देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ। अरे मैं तुम लोगों को भी ये नहीं बता सकता कि मेरा और किंग का रिश्ता क्या है, मगर मेरी बात मानो, ये आदमी जो तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ा है वो किंग नहीं है। क्रिस्टोफर जोर से अपनी बात कहता रहा, मगर किंग के आसपास खड़े उसके आदमियों ने क्रिस्टोफर की कोई बात नहीं मानी। थक हार कर क्रिस्टोफर ने अपने सर पर हाथ रखा और अपने सामने खड़े आदमी से कहा, अरे कौन हो तुम और बुढ़ा किंग कहाँ पर है? क्या तुमने उसे मार दिया? तभी क्रिस्टोफर के सामने खड़े उस आदमी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं ही हूँ किंग। उस आवाज को सुनकर क्रिस्टोफर हैरान रह गया। क्रिस्टोफर ने अपनी उंगली उस आदमी की ओर तानते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं इस आवाज को नहीं जानता। मैंने किंग की आवाज कई बार सुनी है, ये आवाज किंग की नहीं है, ये शरीर किंग का नहीं है, तुम किंग नहीं हो। बताओ तुम कौन हो और बुढ़ा किंग कहाँ पर है? क्रिस्टोफर की पूरी बात सुनने के बाद सामने खड़े उस आदमी ने उससे कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं ही किंग हूँ। क्रिस्टोफर को ये कहने के बाद उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ अपने मास्क की ओर आगे बढ़ाया। क्रिस्टोफर भी बड़ी ही बेसब्री से देखना चाहता था कि मास्क के पीछे छिपे उस चेहरे को जो आदमी अभी किंग होने का दावा कर रहा था वो यकीनन क्रिस्टोफर का बाप नहीं था। मगर क्रिस्टोफर जानना चाहता था कि मास्क के पीछे छुपा बहरूपिया कौन था। धीरे धीरे उस आदमी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। जब क्रिस्टोफर ने मास्क के पीछे का चेहरा देखा तो वो दंग रह गया। जब रोहित ने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो कुछ देर तक क्रिस्टोफर उसे फटी हुई आंखों से देखता रहा। कुछ देर तक क्रिस्टोफर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर तक रोहित को देखने के बाद अचानक ही क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। क्रिस्टोफर ने अपना एक हाथ अपनी जांघ पर जोर से मारा और रोहित से कहा, अच्छा तो तुम हो किंग का नकाब पहनकर यहाँ पर आए हो। इतनी देर तक मैं और मेरे आदमी समझते रहे कि इंपीरियल ग्रुप के किंग ने अपने आदमियों के साथ हम पर हमला कर दिया है, मगर नहीं, हम गलत थे। तुम तो किंग हो ही नहीं, तुम तो बस एक आशिक हो जो अपनी महबूबा को बचाने के लिए शेर की गुफा में घुस आए हो। मगर ये मत समझना कि यहाँ से तुम आसानी से बचकर निकल सकते हो। जैसे ही क्रिस्टोफर ने ये बात कही, रोहित के आसपास खड़े रोहित के आदमियों ने क्रिस्टोफर के सारे आदमियों को अपनी बंदी बना लिया। बिना कुछ कहे रोहित बस क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। तभी रोहित के एक आदमी ने रोहित के पास आकर कहा, बताइए किंग, अब इन सारे लोगों के साथ क्या करना है? क्रिस्टोफर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने उस आदमी को डांट लगाते हुए कहा, अरे तुम ये किसे किंग कह रहे हो? ये किंग नहीं है। रोहित के साथ उसके सारे आदमी क्रिस्टोफर को फटी हुई आंखों से देखते रहे। रोहित के साथ खड़े लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्रिस्टोफर किंग को पहचान नहीं रहा था। कुछ देर तक रोहित को देखने के बाद क्रिस्टोफर ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखा और एक हाथ कमर पर रखकर अनिका की ओर देखकर कहा, इसका मतलब ये है कि रोहित ने किंग को रिप्लेस कर दिया है। मतलब किंग की कुर्सी पर रोहित बैठेगा। इंपीरियल ग्रुप का नया प्रेसिडेंट रोहित मारवा होगा। क्रिस्टोफर को अनिका की आंखों में अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। कुछ देर तक हैरानी से अनिका को देखने के बाद क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा।
कुछ देर तक हंसने के बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने रोहित की ओर देखकर कहा, वैसे बहुत अच्छा हुआ कि तुम किंग की जगह पर बैठ गए। मुझे वो किंग बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके साथ तुमने जो किया वो अच्छा ही किया। वो अमर बनने के सपने देख रहा था, दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करने वाला था। आज देखो, जिसे वो अपना खून समझ रहा था उसी ने उसकी गद्दी छीन ली और उसकी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। बहुत अच्छा हुआ। क्रिस्टोफर की बात पूरी होने के बाद रोहित ने क्रिस्टोफर से कहा, मैंने किंग की कुर्सी छीनी नहीं है। रोहित की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर फिर से हैरानी से रोहित को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित उसे कहना क्या चाहता था। क्रिस्टोफर अटकती हुई आवाज में रोहित से पूछने लगा, एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? जरा खुलकर बताओ। तुमने किंग की जगह पर अपना कब्जा जमा लिया है। इंपीरियल ग्रुप के नए लीडर तुम हो। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुमने जबरदस्ती किंग को अपनी जगह से हटा दिया है। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने किंग की पोजीशन छीनी नहीं है? कुछ देर बाद अपने मन ही मन में सोचने के बाद क्रिस्टोफर ने रोहित से कहा, एक मिनट, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने किंग को मार दिया है? तभी क्रिस्टोफर को आगे बोलने से रोकते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, किंग पहले ही मर चुका है। अनिका की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर हैरान रह गया। क्रिस्टोफर फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। फिर अटकती हुई आवाज में क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, क्या कहा तुमने? किंग मर चुका है? ये कैसे हो सकता है? अनिका ने क्रिस्टोफर की बात का जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है वो एक न एक दिन जरूर मरता है। किंग भी मर गया। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अनिका की बात पूरी होने के बाद अपने सर पर एक हाथ रखकर क्रिस्टोफर कुछ देर तक कमरे में यहाँ वहाँ घूमता रहा। फिर अचानक अपनी एक जांघ पर अपना हाथ मारते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, कमाल हो गया। किंग तो अमर होने के सपने देख रहा था। वो बुढ़ा तो ये समझ बैठा था कि ये पूरी की पूरी दुनिया उसकी रियासत है और कयामत तक पूरी दुनिया पर उसी का राज चलता रहेगा। देखो, जिस इंसान ने दुनिया पर हुकूमत कायम करने के सपने देखे थे वो भी एक मामूली इंसान की तरह मर गया। फिर अचानक ही अपनी ही बात पर क्रिस्टोफर को ताज्जुब हुआ। क्रिस्टोफर ने रोहित की ओर देखकर कहा कि अगर किंग मर गया है तो फिर अभी भी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जारी क्यों है? अगर ये बात सच है तो फिर अब तक इन सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट को रोका क्यों नहीं गया? क्रिस्टोफर के चेहरे पर बौखलाहट साफ नजर आ रही थी। क्रिस्टोफर ने अचानक ही अपना सवाल बदलते हुए रोहित से पूछा, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बुढ़े किंग ने अचानक ही तुम्हें अपना वारिस क्यों बना दिया? तुम्हें अपनी गद्दी पर क्यों बैठा दिया? उस बुढ़े ने तो मुझसे कहा था कि मैं उसका इकलौता वारिस हूँ और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी हुकूमत पर मेरा ही हक होगा। मगर एंड वक्त पर उसने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। चलो, उस बुढ़े खूसट पर तो मुझे पहले भी विश्वास नहीं था, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उस बूढ़े खूसट की गद्दी पर बैठने के लिए तुम राजी क्यों हो गए? रोहित क्रिस्टोफर की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। हालांकि क्रिस्टोफर रिश्ते में रोहित का अंकल था। जब क्रिस्टोफर का जन्म हुआ था तब बूढ़े किंग की उम्र 60 साल की करीब थी। किंग ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए कई लड़कियों को अगवा करके उन्हें जबरदस्ती अपने बच्चे की मां बनाया था। जिंदगी भर में किंग ने सैकड़ों बच्चों को जन्म दिया था, जिसकी वजह से किंग के बच्चे में एज गैप बहुत ज्यादा था। अगर रिश्ते की बात की जाए तो आशा, मारवा और क्रिस्टोफर भाई बहन थे, मगर रोहित के पास इस वक्त क्रिस्टोफर को ये सारी बातें समझाने का न तो वक्त था और न ही मौका। क्रिस्टोफर ने फिर से अपनी बात पलटते हुए रोहित से कहा, वैसे एक बात मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ कि तुम इस वक्त इस खूबसूरत सी लड़की अनिका के साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मैंने उस वक्त अनिका का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया था। वैसे बूढ़े किंग ने सबसे पहले अनिका के बच्चों का बाप मुझे ही बनाने की प्लानिंग की थी, मगर मैंने ही मना कर दिया, जिसकी वजह से वो मौका तुम्हें मिला। अब इतनी खूबसूरत पत्नी तुम्हें मेरी वजह से मिलने वाली है तो तुम्हें थैंक यू मुझे कहना चाहिए। भले ही इस वक्त इंपीरियल ग्रुप की प्रेसिडेंट की गद्दी पर तुम बैठे हो, मगर इतना मत भूलो कि किंग का इकलौता बेटा होने के नाते उस गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार मैं ही हूँ। तुम्हें भी मुझे उसी तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए
क्योंकि कहीं ना कहीं आज तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि मैंने उस चीज को ठुकराया है। ये कहने के बाद क्रिस्टोफर अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। रोहित भी कई बार सोचता था कि बुढ़े किंग ने रोहित को अपना वारिस क्यों चुनना था और क्रिस्टोफर को क्यों नहीं, मगर आज की बौखलाहट और उसका पागलपन देखकर रोहित को कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि जब बुढ़े किंग को पता लगा था कि वो अपने आप को और इंपीरियल ग्रुप को संभालने के काबिल नहीं है, तब बुढ़े किंग को ये पता लगा कि क्रिस्टोफर के अलावा उनकी और एक औलाद थी जो अभी भी जिंदा थी और वो थी आयशा मारवा। रोहित आयशा मारवा का बेटा था और उस लिहाज से किंग का वारिस। रोहित को आज ये बात समझ में आई कि बुढ़े किंग ने अपनी कुर्सी रोहित को क्यों सौंपी थी। क्रिस्टोफर की हालत और उसके दिमागी संतुलन को देखकर कोई भी आदमी ऐसा ही करता। रोहित ने अब तक क्रिस्टोफर की काफी बकवास सुन ली थी, इसलिए इससे पहले कि क्रिस्टोफर आगे और बकवास करता, रोहित ने अपने हाथों में पकड़ी हुई रिवॉल्वर से हवा में गोली फायर कर दी। गोली की गूंज पूरे मकान में गूंजने लगी। अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। क्रिस्टोफर भी हैरानी से रोहित की ओर देखने लगा। रोहित ने धीरे से अपने कदम क्रिस्टोफर की ओर आगे बढ़ाए और धीमी आवाज में क्रिस्टोफर के कान के पास आकर पूछा, B16 पावर ड्रग कहाँ है? रोहित की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जितनी सख्ती से रोहित ने क्रिस्टोफर को सवाल किया था, उतनी ही सख्ती से क्रिस्टोफर ने रोहित के सवाल का जवाब दिया था। रोहित समझ चुका था कि इतनी आसानी से क्रिस्टोफर मानने वाला नहीं था। रोहित ने अपनी बंदूक अपने आदमियों के हवाले करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, ठीक है, फिर अगर तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे तो मैं ये काम करता हूँ, तुम्हारा इंटेरोगेशन ब्लैक कैट के हवाले कर देता हूँ। अब ब्लैक कैट ही तुमसे उगलवाएगी कि तुमने B16 पावर ड्रग कहाँ छिपाया है। रोहित की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर रोहित की ओर देखकर मुस्कुराता रहा। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका ने भी धीमी आवाज में रोहित से कहा, मुझे भी यही लगता है, मुझे लगता है कि इसका इंटेरोगेशन ब्लैक कैट के हवाले कर देना चाहिए। अनिका की बात सुनने के बाद रोहित ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचा, फिर अपने आदमियों को इशारा किया कि वो कमरे से बाहर चले जाएं। रोहित एक के बाद एक सबको कमरे से बाहर निकालने लगा। जब सब लोग कमरे से बाहर निकल गए तब रोहित ने मुड़कर अनिका और क्रिस्टोफर की ओर देखा। रोहित के कहने पर रोहित के आदमियों ने क्रिस्टोफर को एक चेयर पर बांध दिया था। रोहित को अनिका पर यकीन था कि वो अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। एक आखिरी बार अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद रोहित ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही रोहित ने उस कमरे का दरवाजा बंद किया, रोहित के आदमियों के पीछे खड़े अब्दुल और चिराग आगे आए और रोहित से कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो बॉस, मैडम तो अभी अंदर ही है, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तभी चिराग ने भी धीमी आवाज में रोहित से कहा, बॉस ये क्या कर रहे हैं आप, अभी ब्लैक कैट यहाँ पर आई भी नहीं है और आपने इस तरह से भाभी को इस खतरनाक क्रिस्टोफर के साथ अंदर कमरे में बंद कर दिया। जल्दी से दरवाजा खोलिए बॉस, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आदमी कितना खतरनाक है। रोहित को अनिका पर पूरा विश्वास था। रोहित जानता था कि ब्लैक कैट से खतरनाक इंटेरोगेशन दुनिया में और कोई नहीं कर सकता था। अगर क्रिस्टोफर जैसे खतरनाक आदमी से B16 पावर ड्रग का राज उगलवाना था तो इस काम के लिए सबसे बेहतर ब्लैक कैट के अलावा और कोई नहीं था। मगर इस वक्त रोहित के पास अब्दुल और चिराग की कंफ्यूजन को दूर करने का वक्त नहीं था। रोहित बिना कुछ बोले अपनी ही जगह से कुछ दूर यहाँ से वहाँ कुछ वक्त तक टहलता रहा। वहाँ अब्दुल और चिराग समझ नहीं पा रहे थे कि रोहित ने आखिर ऐसा क्यों किया था। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि ब्लैक कैट इस वक्त कमरे में मौजूद थी या नहीं, मगर दोनों ही ये बात सोच रहे थे कि ब्लैक कैट अगर कमरे में मौजूद भी थी तो अनिका को वहां रहने देने का क्या मतलब हो सकता था। ब्लैक कैट की इंटेरोगेशन टेक्निक के बारे में दोनों ने ही अच्छी तरह से सुन रखा था। इतने खतरनाक इंटेरोगेशन में मासूम और भोली भाली सी दिखने वाली अनिका का क्या काम था, ये चिराग और अब्दुल दोनों नहीं समझ पा रहे थे। डरी सहमी सी बिज्जा भी दरवाजे के पास खड़ी इस सोच में पड़ गई थी कि आखिर रोहित ने इतने खतरनाक आदमी के साथ अनिका को क्यों छोड़ रखा था। हैरी और क्रिस्टोफर के बाकी आदमियों को रोहित के आदमियों ने पकड़ रखा था। रोहित के आदमियों ने हैरी को घुटनों के बल बिठाकर उसके दोनों हाथों को बांध दिया था। तभी हैरी ने रोहित की ओर जुनून से देखते हुए कहा, हमारे बॉस को कुछ मत करना,
तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, मगर हमारे बॉस को जाने दो। रोहित की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने खतरनाक आदमी का कोई इतना वफादार कैसे हो सकता था, मगर हैरी की बातों पर रोहित ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रोहित लगातार कमरे के दरवाजे की ओर देखता रहा। वो दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि ब्लैक कैट के सामने खतरनाक से खतरनाक मुजरिम कुछ ही पलों में सब कुछ उगल देता था, मगर 20 मिनट गुजर चुके थे और अभी अनिका दरवाजा खोलकर बाहर नहीं आई थी। लगभग आधे घंटे का समय बीत गया, तब अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। जब अनिका कमरे से बाहर आई तब उसका सर झुका हुआ था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि ब्लैक कैट कभी हार नहीं सकती थी। रोहित तेजी से अनिका के पास गया और अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ? क्या बताया उसने? कहाँ है B16 पावर ड्रग? अनिका ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, उसने नहीं बताया। रोहित को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिंदगी में पहली बार ब्लैक कैट की हार हुई थी। तभी अनिका ने अंदर बैठे क्रिस्टोफर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस वक्त जो आदमी हमारे सामने है वो क्रिस्टोफर नहीं बल्कि आशीष डोगरा है। रोहित अनिका की इस बात पर हैरान होकर अनिका को देखता रहा। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप लोग मेरे वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखें। इतना मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट करने से आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना।